Hello friends, welcome to e-learning program. My name is Deepika from DAV College Pehuwa, Department of Commerce. आज का मेरा टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स सब्जेक्ट। इनकम टैक्स जो हम फाइंड आउट करते हैं जो आता है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड CBDT, जो टैक्स कलेक्ट करता है सभी असेसी से। और जो टैक्स रेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। CBDT का काम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स रेट लगाता है जिस रेट पर सभी असेसी को देना है। परंतु एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। तो क्या एग्रीकल्चर इनकम होता है और एग्रीकल्चर इनकम पर हम टैक्स देंगे या फिर नहीं देंगे। एग्रीकल्चर इनकम या फिर कृषि आय विच कम्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। कृषि आय वो आय है जब हम कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं या रेवेन्यू रिसीव कर रहे हैं उस लैंड पर जो भारत में है और जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। मीन्स ऐसी इनकम को ही एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा जिससे हमें कोई रेंट रिसीव हो रहा है या जो रेवेन्यू रिसीव हो रहा है उस धरती से जो भारत में है और जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रही और फिर भी हमें रेंट या रेवेन्यू मिल रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। या ऐसी इनकम जो इंडिया से नहीं आ रही है, वो फॉरेन से आ रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम हो तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं लेंगे। सेकेंडली, एग्रीकल्चर इनकम वो भी हो सकती है यदि आप कोई एग्रीकल्चर का काम करने के लिए उस धरती पर कुछ करते हैं, कुछ ऑपरेशनल काम करते हैं, तो उससे अगर कोई इनकम अर्न हो रही है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। या ज़मीन का ओनर अपनी ज़मीन किसी और को ठेके पर दे दे खेती करने के लिए तो ऐसी इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। या फिर जो फसल बेचकर जो इनकम हम अर्न करते हैं तो ऐसी इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। थर्डली, एनी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। फार्म हाउस से जो हमें इनकम अर्न होती है उसे भी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है। फार्म हाउस मीन्स खेती बाड़ी के लिए उपयोग में आने वाला हाउस ही फार्म हाउस होता है। नेक्स्ट इज कंडीशंस। एग्रीकल्चर इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम तब मानेंगे जब ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इफ़ इट फॉलोज सम कंडीशंस देन इनकम फ्रॉम लैंड इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो लैंड है वो भारत में होनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए। आउटसाइड इंडिया की अगर कोई भी लैंड है और चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम से उसको इनकम आ रही हो तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं लेंगे। सेकेंडली, जो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होगी उसी को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, जिसमें बीज बोना, पानी देना, प्लांटिंग करना ये सब शामिल हैं। मीन्स ऐसी कोई लैंड पर आप एग्रीकल्चर पर्पस का कुछ भी काम करते हो तो उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। थर्ड कंडीशन है कि जो रिसीवर है इनकम का लैंड से, मीन्स जिसको इनकम प्राप्त हो रही है उसका लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए। मीन्स उसी की लैंड होनी चाहिए या उसने किराए पर ली हो, मीन्स उसने रेंट दिया हो उस लैंड का, उस धरती का। जैसे एक व्यक्ति अगर तैयार खड़ी फसल को खरीद लेता है और उसे बेचकर प्रॉफिट कमाता है और वो कहता है कि ये उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसने एक तैयार फसल को खरीदा है, ये उसकी बिजनेस इनकम में इंक्लूड होगी। और फोर्थ कंडीशन है कि डायरेक्ट इनकम को ही एग्रीकल्चर इनकम
माना जाएगा। जैसे कि इनडायरेक्ट इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं लेंगे। जैसे अगर हम सैलरी देते हैं किसी फार्म मैनेजर को, तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। वहाँ एक एम्प्लॉई है, वो एक मैनेजर, जो उसको सिर्फ एक सैलरी मिल रही है और उस सैलरी को वो इनकम फ्रॉम सैलरी में शो करेगा, ना कि एग्रीकल्चर इनकम में। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, अदरवाइज एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो सबसे पहला टाइप है रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। मीन्स जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी ज़मीन उपयोग करने के लिए दे देता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और उससे उसको रेंट या रेवेन्यू मिलता है, चाहे वो कैश में मिले या इन काइंड में मिले, तो ऐसी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है। सेकेंडली, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। मीन्स एग्रीकल्चर का कार्य करने से जो इनकम अर्न होती है उसे एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है। जैसे खेतों की जुताई, बीज बोना या फसल उगाना, ऐसे काम को हम इनकम मानेंगे जो हमें एग्रीकल्चर के ऑपरेशन से मिली है। थर्ड है, यदि कोई इनकम मिल रही है हमें, मीन्स यदि कोई ऐसी फसल उगाई गई है जो मार्केट में डायरेक्ट नहीं बेची जा सकती, परंतु उस पर कुछ प्रक्रिया करके उसको बेचा जा सकता है, तो ऐसी इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। मीन्स हमने उस इनकम को फिट कर दिया है मार्केट में। मीन्स डायरेक्टली हमने उसको प्रोड्यूस नहीं किया, हमने उसमें कुछ प्रोसेस किया जिसके बाद वो फिट हो गई मार्केट में सेल करने के लिए। जैसे कि कपास में से रुई को अलग करके हम रुई को बेच देते हैं, या फिर कॉफ़ी के बीजों को हम डायरेक्टली नहीं बेचते हैं, कॉफ़ी के पाउडर को हम मार्केट में बेचते हैं, तो ऐसी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। मीन्स फसल को बेचकर जो कल्टीवेटर या कृषक या रिसीवर को जो इनकम अर्न होती है, वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। मीन्स फार्म हाउस से जो इनकम होती है उसे भी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है, परंतु वो फार्म हाउस कल्टीवेटर द्वारा ही ऑक्यूपाइड हो या उसी का हो। सेकेंडली, ज़मीन के पास ही उसका फार्म हाउस होना चाहिए। थर्डली, वो एग्रीकल्चर पर्पस के सामान को रखने के लिए ही यूज़ होना चाहिए। और अर्बन एरिया में अगर उसका फार्म हाउस है तो उस पर टैक्स लगेगा, और अगर ये रूरल एरिया में है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और यदि ज़मीन म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आती है, जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो वहाँ पर भी टैक्स नहीं लगेगा। और जो इसका लास्ट टाइप है इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग, जिसको हम बोलते हैं रोपण या बीजारोपण से। फसल के रोपण या बीजारोपण से अगर हमें कोई भी इनकम मिलती है तो ऐसी इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। मीन्स ऐसी कौन सी इनकम है जिसको हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। नॉन मीन्स नहीं है, जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि सबसे पहले इनकम फ्रॉम मार्केट्स। मीन्स मार्केट से कमाई गई इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ भी कार्य वहाँ पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। मीन्स पत्थर की खदानों से अगर इनकम अर्न होती है तो ऐसी इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी से, खनन की रॉयल्टी से अगर आपको कोई भी इनकम अर्न होती है तो ऐसी इनकम को भी आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कोई भी लैंड यूज़ हो रही है
एग्रीकल्चर के सामान को रखने के लिए, तो उससे जो इनकम अर्न होगी वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। मीन्स आप खेती करते हो, इरिगेशन का काम करते हो और वहाँ पर आपके पास ट्यूबवेल वगैरह हैं और उस ट्यूबवेल के पानी को आप बेच देते हो किसी पड़ोसी को, तो उससे जो आपको इनकम अर्न होती है तो वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम फिशरीज। मीन्स मच्छी पालन से अगर आपको इनकम अर्न होती है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वो आपकी होगी बिजनेस इनकम। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्रीज और बैम्बूज। मीन्स आप पेड़ पौधे उगा रहे हो और फिर उनको बड़ा कर कर बेच रहे हो, तो ऐसी इनकम को भी आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फॉर्म। मीन्स मैनेजर को आप सैलरी दे रहे हो जो आपके फार्म हाउस पर है, तो ऐसी इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं लेंगे। कोई भी ईंटों का भट्टा लगा रहे हो तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। कोई भी डिविडेंड मिला है ऐसी कंपनी को जो एग्रीकल्चर का काम करती है, तो ऐसी कंपनी को भी आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं इंक्लूड करोगे। कोई भी पकी या खड़ी फसल आप खरीद लेते हो, तो ऐसी कोई भी इनकम जो वो व्यक्ति खरीदता है उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वाले अगर कोई खड़ी फसल किसी किसान की खरीद लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ये शो नहीं कर सकते कि ये उनकी बिजनेस इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, ये उनकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। मीन्स पोल्ट्री फार्मिंग का काम करते हो, डेयरी फार्मिंग वगैरह का काम करते हो, तो ऐसी इनकम को भी आप एग्रीकल्चर इनकम में नहीं मानेंगे। नेक्स्ट इज पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है? मीन्स वेयर देयर इज अ कॉम्पोजिशन बिटवीन पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मीन्स जो आधी एग्रीकल्चर इनकम हो और आधी बिजनेस इनकम हो तो उसको बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, और उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कहा जा सकता है। नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को निकालने के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिडक्ट कर दिया जाता है। अब मार्केट वैल्यू को हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। आमतौर पर जो किसान हैं वो जो भी एवरेज प्राइस उन्हें मिला है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो उन्होंने बेचा है उस पर जो उनको एवरेज प्राइस मिला है उनके लिए वही मार्केट वैल्यू होता है। या फिर वो सेकंड मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि जितना खर्चा हुआ उगाने में या उन्होंने जितना किराया दिया उस धरती का जिसको उन्होंने ली थी किसी और किसान से, किसी और व्यक्ति से फसल उगाने के लिए रेंट दिया उसका, या फिर जितना असेसिंग ऑफिसर को प्रॉफिट लगता है, उन सब को जोड़कर जो वैल्यू बनती है उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। दोनों तरीक़ों में से कोई भी मेथड हम फॉलो कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू। अब पार्टली एग्रीकल्चर इनकम को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टेबल है इसमें कुछ बने हुए, जैसे कि सबसे पहला है टी का। अगर आप बिजनेस कर रहे हो चाय का, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो उसके हिसाब से रूल नंबर 8 कहता है कि जो आपका एग्रीकल्चर इनकम है वो 60% माना जाएगा और जो आपका बिजनेस इनकम है वो 40% माना जाएगा। नेक्स्ट है अगर आपका कोई भी रबड़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई भी बिजनेस है, रूल नंबर 7A के हिसाब से कोई भी आप ये बिजनेस करते हो तो 65% आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 35% आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट है अगर आप कोई भी कॉफ़ी को उगाने
या फिर उसे बेचने के लिए काम करते हो तो उसमें 75% आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा और 25% उसका बिजनेस इनकम माना जाएगा। पर यदि आप कॉफ़ी में क्योर या रोस्ट वगैरह करते हो और उसको इंडिया के ही किसी सेलर को बेच देते हो कोई फ्लेवर वगैरह ऐड करके, तो उसमें जो पहले 75% था एग्रीकल्चर इनकम, अब उसको घटाकर 60% कर देंगे और जो बिज़नेस इनकम 25% था उसको बढ़ाकर आप 40% कर देंगे। तो अगर आप कॉफ़ी को सिंपली बेच देते हो सेलर को तो वो 75 और 25 रेशो होगा, बट अगर आप उसमें कोई मिक्सिंग करते हो फ्लेवर्स की या इंग्रेडिएंट्स की तो उस केस में 60 एंड 40 का प्रोपोर्शनेट रहेगा। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। कैसे हम एग्रीकल्चर इनकम को असेसमेंट करेंगे? फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1974-75 एग्रीकल्चर इनकम को हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ इंटीग्रेट करते हैं। अलग से कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। एग्रीकल्चर इनकम निकालते हैं और नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालते हैं और इन दोनों को जोड़कर जो टोटल होता है उस पर हम टैक्स दे देते हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर इनकम तो हम ठीक है जो खेती बाड़ी से इनकम होती है, तो ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी हुई? नॉन एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम जो खेती बाड़ी से नहीं है, मीन्स जो हमारे 5 हेड से इनकम हुई है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इन सब को हम ऐसे असेस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम को। नेक्स्ट है व्हाट टू इंटीग्रेट। कैसे हम निकालेंगे एग्रीकल्चर इनकम? तो सबसे पहले तो हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालेंगे अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961। मीन्स जो 5 हेड्स थे उन सबको ऐड कर लिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन under income tax act 1961. After that we have to calculate agriculture income under section 2 subsection 1A, जिसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। जैसे कि कोई भी रेंट या रेवेन्यू आपको रिसीव हो रहा है जो एग्रीकल्चर लैंड से हो रहा है और वो लैंड भारत में है, और तो उसकी इनकम को हम अदर सोर्स में चार्ज करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चर बिल्डिंग है जिस पर आपको टैक्स देना है तो उस टैक्स को आप कैलकुलेट करोगे अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी अलग से अपने आप में एक हेड है। ये 5 हेड्स जो मैंने बताया था नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, ये वही हेड्स हैं। इनके फर्दर अलग से चैप्टर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर एग्रीकल्चर बिल्डिंग है जिस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा तो उसको हम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करेंगे। उसके बाद कोई भी और एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है तो उसको हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हुए लेंगे अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद अगर कोई भी राज्य सरकार एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाती है तो एग्रीकल्चर इनकम निकालते समय ही उसको डिडक्शन मिल जाएगा, बाद में कोई डिडक्शन नहीं मिलती। जैसे हमने पहले बात की कि जीटीआई में से हम डिडक्शन लेस करते हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U। एग्रीकल्चर इनकम के लिए अलग से कोई सेक्शन अलॉट नहीं है 80C to 80U। एग्रीकल्चर इनकम जब हम जोड़ेंगे तो उसके साथ ही उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट है अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चर लॉस हो जाता है तो एग्रीकल्चर इनकम से ही वो सेट ऑफ होगा, किसी और इनकम से वो सेट ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट है अगर कोई भी असेसी जो मेंबर है एओपी का या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम में लॉस हो जाता है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम के किसी और स्रोत से सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको उसी इनकम से हम सेट ऑफ करेंगे जिस इनकम से वो अराइज हुआ है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम से यदि कोई हानि हो जाती है तो उसको आने वाले लगातार 8 सालों तक आगे ले जा सकते हैं और उस लॉस को
एग्रीकल्चर इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, बट उसको सेट ऑफ करने के लिए ये कंडीशन है कि आपने रिटर्न फाइल किया हो और आपके असेसिंग ऑफिसर को इसका पता हो। उसके बाद यदि एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करते समय कोई हानि आती है तो उस हानि को इग्नोर कर दिया जाता है और नेट एग्रीकल्चर को इनकम को निल मान लिया जाता है। लास्ट में है कि ये राउंड ऑफ होता है इन द मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। मीन्स अगर आपको मान लो 5,225 रुपये एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगता है तो आपको 5,230 रुपये देने हैं, ना कि 25। मल्टीपल ऑफ 10 में उसको राउंड ऑफ करना होता है। नेक्स्ट है व्हेन टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कब किया जाता है? सबसे पहले तो कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, कोई भी HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी AOP, कोई भी BOI या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी इंटीग्रेट कर सकता है। पर सेकंड कहता है कि अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है तभी आप इसको इंटीग्रेट करोगे। एग्जम्प्टेड लिमिट अपने आप में अलग से एक टॉपिक है इनकम टैक्स में। ये जब आप सारे हेड्स पढ़ लोगे इनकम टैक्स के और टैक्स को कैलकुलेट कैसे करना है, उस पर इनकम पर टैक्स कैसे निकालना है, तब आपका एग्जम्प्टेड इनकम आता है टॉपिक कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो 2.5 लाख है, सीनियर सिटीज़न हो तो 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीज़न हो तो उसके लिए एग्जम्प्टेड लिमिट 5 लाख है। मीन्स 5 लाख तक आपको छूट मिल जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति की एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है इनकम तभी उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर इनकम। या फिर आपका नेट एग्रीकल्चर इनकम, जो भी हमने ये पर्सन्स अभी पढ़े, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब का 5,000 रुपये से ज़्यादा है तभी हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ व्हेन नॉट टू इंटीग्रेट। कब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती? तो सबसे पहले तो किसी फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी लोकल अथॉरिटी को ये इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपकी इनकम एग्जम्प्टेड लिमिट से एक्सीड नहीं कर रही है, एग्जम्प्टेड लिमिट वही होगी 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, तो भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका नेट एग्रीकल्चर इनकम सभी पर्सन्स का जो भी है 5,000 रुपये से भी कम है तब भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है एग्रीकल्चर इनकम को इंटीग्रेट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू इंटीग्रेट। अब हमें इंटीग्रेट करना कैसे है, कैसे फाइंड आउट करना है नेट एग्रीकल्चर इनकम इस पर टैक्स। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे नेट एग्रीकल्चर इनकम। आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐड हो जाएगी नेट एग्रीकल्चर इनकम के साथ। अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम वही है जिसमें हम पांचों हेड्स को ऐड करते हैं, मीन सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन पांचों हेड्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसको हम जोड़ देंगे नेट एग्रीकल्चर इनकम के साथ। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट कहता है कि टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन दिस एट करंट रेट ऑफ टैक्स। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस असेसमेंट ईयर में करंट रेट डिसाइड किया है उसके हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। किस पर? एग्रीकल्चर इनकम को और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़कर जो इनकम आएगी उस पर। आफ्टर दैट हम नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे थर्ड पॉइंट में जो भी एसएससी की एग्जम्प्टेड लिमिट है उसके साथ। मीन्स अगर आप इंडिविजुअल हो तो 2.5 लाख, सीनियर सिटीज़न हो तो 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीज़न हो तो 5 लाख, उसमें आप एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ोगे। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है कि टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन दिस टोटल एट करंट रेट ऑफ टैक्स। फोर्थ पॉइंट में आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तीसरे पॉइंट के हिसाब से।
फिफ्थ पॉइंट कहता है कि पॉइंट नंबर जो हमने फोर्थ निकाला है कि टैक्स कैलकुलेट किया है करंट टैक्स रेट के हिसाब से 3 पर, 3 जो हमने कैलकुलेट किया उस पर हमने टैक्स निकाला पॉइंट 4 में, और जो पॉइंट 5 है उसमें हम करेंगे कि पॉइंट नंबर 4 में से पॉइंट नंबर 2 को माइनस कर दिया जाएगा। अब उसमें सरचार्ज ऐड हो जाएगा अगर कोई होगा तो। सरचार्ज का मीन्स एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज कब लगेगा? अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तब आपको 12% के हिसाब से सरचार्ज देना पड़ता है। नेक्स्ट है, आप इसमें एजुकेशन सेस ऐड कर दोगे जो इकट्ठा आप 4% लगा सकते हो, जिसमें 2% एजुकेशन सेस और 2% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस होता है। आफ्टर दैट 8 पॉइंट कहता है कि टोटल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है जितना आपको पे करना है, और 9th पॉइंट कहते हैं कि इसको आप 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर दोगे। और इसको मैंने चार्ट के द्वारा भी समझाया है कि टोटल इनकम निकाली है, उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किया है, उसके बाद मैंने एग्रीगेट कर दिया है, उसके बाद मैंने अलग अलग टैक्स निकाला है एग्रीगेट इनकम पर। मीन्स स्पेशल रेट होते हैं ये जो आपको फॉलो करने होते हैं। ये सारा आप जब सभी हेड्स पढ़ लोगे तब इस अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैजुअल इनकम पे आपको अलग से 30% देना होता है डायरेक्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20 या फिर 10%। और बी पार्ट कहता है टैक्स ऑन बैलेंस ऑफ इनकम। मीन्स इस इनकम में से कैजुअल इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को घटाकर जो बैलेंस बच जाती है उस इनकम पर आप नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स फाइंड आउट करेंगे और उसमें से लेस कर देंगे जो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसमें एग्जम्प्टेड लिमिट में जोड़कर। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आप अगर कोई सरचार्ज है तो उसको ऐड कर दोगे, और उसके बाद कोई एजुकेशन सेस लगेगा, ये कंपलसरी होता है शिक्षा पर आपको सेस देना 4% के हिसाब से। उसके बाद हमारा ग्रोस टैक्स आ जाएगा और उसमें से हम TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स पेड इन एडवांस अगर है कोई तो उसको घटा देंगे, तो वो आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। इसको आप फिर राउंड ऑफ कर दोगे इन द मल्टीपल्स ऑफ 10। ये आपका चार्ट है जो शो कर रहा है एक एसएससी का जिसकी एग्रीकल्चर इनकम भी है। इसके आप प्रैक्टिकल भी ट्राई कर सकते हैं साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक से और कल्याणी पब्लिकेशन की बुक से। थैंक यू सो मच।